हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। सबसे पहले सभी को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम 15th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है किश्तवाड़ क्लाउड बर्स्ट डिज़ास्टर के ऊपर। ये जम्मू कश्मीर के रीजन में चिनाब वैली में बहुत बड़ी डिज़ास्टर आई है, जिसमें 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है, जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी रेलेवेंट है। इस आर्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो डिज़ास्टर्स इतनी ज़्यादा हिमालयाज़ में हो रही हैं, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। फ्रीक्वेंटली मैंने कई बार इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया भी था। आज फिर दोबारा मैं एक स्क्रैच से दोबारा आपको रिकॉल करवाऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा धराली में जो फ्लड आई थी उससे भी कनेक्ट करूँगा, फिर जो रसूआ डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आई थी वो भी कनेक्ट करूँगा, फिर इन दोनों से कनेक्टेड जो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू आए थे वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। फिर जो मेंस में GS1 2014 में एक PYQ आया हुआ है, which is bring out the relationship between the shrinking Himalayan glaciers and the symptom of climate change in the Indian subcontinent। जब मैं आपको समझाऊंगा क्यों हिमालयाज में इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर आ रही है, तो मैं समझाऊंगा कि रिलेशनशिप क्या है क्लाइमेट चेंज की और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा ग्लॉफ क्या होता है, जिसे हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। बहुत ही लेमन भाषा में समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी चीज़ें। फिर मैं कनेक्ट करूंगा संप प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसे हम लोग सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाने के लिए बात की है। मैं बताऊंगा क्या फ्यूचर में ऐसी पॉसिबल, जिस तरह से किश्तवाड़ क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये तो अचानक से हुआ, तो क्या कोई ऐसी भी डिज़ास्टर है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर होने वाली है। तो वो डेटा को हम समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी डिज़ास्टर दोबारा आ सकती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल थी, अचानक से हो गया, बट जो ह्यूमन मेड ऐसी जिसके चांसेस ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो आने की, हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाटर हायासिंथ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पे आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा किस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इस स्पीशीज़ ने। आप पिक्चर देखोगे, पिक्चर देख के आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर इसी से कनेक्टेड प्रॉस्परस जूरी फ्लेरा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, मैं वो भी डिस्कस करूंगा क्या है कैसे है, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। थर्ड आर्टिकल बात करता है साउथ अफ्रीका में नेशनल डायलॉग स्टार्ट हुए हैं ऑन पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा कि क्या है ये नेशनल डायलॉग, क्यों करवाया जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या है, साथ ही साथ इंडिया इससे क्या लेसन ले सकता है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। साथ ही साथ ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि पॉवर्टी इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि ये कंट्री स्पेसिफिक है, ये मेजरली हर कंट्री में प्रिवेल करता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई भी डेवलपमेंट किसी दूसरी कंट्री में हो रहा है तो उसका इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। पहला आर्टिकल है किश्तवाड़ क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर। पहले मैं इस आर्टिकल के बारे में समझा देता हूँ क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ है। एक विलेज है चोशीटी विलेज नाम से, जो कि किश्तवाड़ चिनाब वैली जम्मू डिवीजन में है। ठीक है, दैट्स ऑल। हुआ क्या, यहाँ पे अचानक से फ्लैश फ्लड आ गए। क्यों? क्योंकि क्लाउड ब्लस्ट हो गया। अब फ्लैश फ्लड क्या होता है? फ्लैश मतलब जैसे आपने फ्लैश मूवी देखी होगी, बहुत फास्ट जो चलता है इंसान, तो ऐसा फ्लड या ऐसी बाढ़ जो कि अचानक से आ जाए, इंसान उसके लिए प्रिपेयर्ड भी ना हो, अचानक से आई हुई बाढ़ को हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। किसकी वजह से? क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड प्लस बर्स्ट, बादल का फटना। बादल कब कहे जाएंगे फटे? अगर बारिश हो रही है तो क्या हम कहेंगे बादल फट गए? आंसर इज नहीं। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में विद इन 1 आवर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होगी, तब उसे हम लोग कहते हैं भैया यहाँ पे तो बादल फटा हुआ है। ठीक है, ये मतलब होता है क्लाउड बर्स्ट का। तो कहा जा रहा है मे बी पीछे कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और उसमें 40 लोग, आई एम सॉरी मैंने 10 से 12 लोगों ने 40 लोगों की डेथ हुई है इसमें, अभी भी 100 लोग मिसिंग है। ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इम्पैक्ट तो ये है सबसे बड़ा कि इंडिया में डिज़ास्टर बहुत ही फ्रीक्वेंट हो चुकी हैं, स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो आपका हिमालयन रीजन है, राइट। अब डैमेज लॉस की बात की जाए तो हाउसेस, टेम्पल, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेज डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये सारी एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक बार पढ़ लोगे। ये इसलिए नहीं लिखे कि ये सब एग्जाम में आएगा, ये इसलिए लिखे क्योंकि सप्लीमेंट्री नॉलेज है क्या डैमेज होता है। हाउस, टेम्पल, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, इसमें सीआईएसएफ के जवान भी 2 मरे हैं। तो ये डैमेज एंड लॉस की बात हो गई इस आर्टिकल के ऊपर, राइट।
अब थोड़ा सा इस आर्टिकल को कनेक्ट करिए। अभी पिछले विद इन 10 से 15 दिन के दरमियान में मैंने कई बार डिस्कस किया है। ये क्या है? ये है धराली विलेज। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे खीर गंगा में अचानक से बाढ़ आ गई थी। मैंने प्रॉपर आर्टिकल में डिस्कस किया था, आपको वीडियो भी दिखाया था, बट अभी समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हुआ था। अचानक से यहाँ पे फ्लैश फ्लड आए थे, बाढ़ ऐसी आई, बहुतों ने वीडियो देखा भी होगा कि बाढ़ में पूरा का पूरा विलेज पूरा तहस नहस हो गया। इसमें भी रीज़न क्या बताया गया? रीज़न बताया गया कि भैया या तो यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ होगा। मैंने बताया क्लाउड बस्ट क्या होता है, जब 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल हो। दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि भैया ग्लॉफ रीज़न हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड। ठीक है, ये कहा गया। कैसे? इसरो की जो सैटेलाइट्स है उसमें डेटा को अच्छे से एनालाइज किया गया, तो पता लगा मे बी कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है। ठीक, ये एक पहला जो आया था। दूसरा, रसुआ डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी चाइना और नेपाल की बॉर्डर है, इस बॉर्डर में एक रिवर है जिसे हम लोग कहते हैं भोटे कोशी रिवर। ध्यान रखिएगा, भोटे कोशी रिवर है। इस रिवर में अचानक से एकदम फ्लड आ गया था, और इस फ्लड में आने के कारण 10 से 12 लोगों की मौत हो गई थी। और यहाँ पे ये एक बॉर्डरिंग पॉइंट है बिटवीन नेपाल एंड चाइना। जो भी नेपाल से गुड चाइना या चाइना से नेपाल में आना होता है, इसी बॉर्डर से आता है। यहाँ पे चाइना ने नेपाल चाइना फ्रेंडली ब्रिज भी बना हुआ है, वो पूरा का पूरा ब्रिज भी टूट गया था इस डिजास्टर से। फिर हमने एक और सुना था, हिमाचल प्रदेश में भी डिजास्टर आई थी। तो ये सब फ्रीक्वेंट हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे, सब कहाँ हो रहा है? हिमालयन रीजन में हो रहा है। अगर देखोगे इसके ऊपर क्या, हिमालयाज है। और अक्सर ये एक, नेपाल ने भी इस चीज़ का ब्लेम किया चाइना के ऊपर कि चाइना डेटा की शेयरिंग ढंग से नहीं करता है। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा की प्रॉपर एनालिसिस होती या हमारे पास डेटा होता कि यहाँ पे इतने समय इतने फ्लड आने वाले हैं, तो ये जो डिजास्टर हुई है, 40 लोगों की मौत हुई, अभी मैंने आपको समझाया, तो क्या वो मौत होती? आंसर इज नहीं, लोगों को पहले रेस्क्यू कर दिया जाता। बट अगर ये लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये एकदम बोलते हैं ना, समझिए इनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे डिजास्टर आई है, और अचानक से ये लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो सेम चीज़ यहाँ दोनों जहाँ पे सेम तरीके से देखने को मिला है। ये शो करता है कि अभी भी साइंस एंड टेक उतने लेवल पे अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का टेरेन बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डॉपलर रडार हो गया या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जिससे रेनफॉल का पता चलता है या फिर ग्लेशियर मेल्टिंग अच्छे से पता लगती है, नहीं हो पाता है ढंग से। तो उसी में इसरो भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आपने निसार सैटेलाइट को देखा, रिसेंटली लॉन्च हुई थी, किसके बीच में? नासा और इसरो के बीच की ये एक ट्रीटी थी। ये एक आपस में उन लोगों ने एग्रीमेंट किया था, सैटेलाइट लॉन्च, जिसमें क्या था, एल बैंड था और एस बैंड। इनके अंदर दो एक तरीके से रडार लगे हुए थे, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि आखिर है क्या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। पहले तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ। हिमालयन कुछ ऐसे मान लेते हैं, ऐसे स्लोपी है ना पूरी तरीके से। यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन ए है, यहाँ पे एक छोटा सा उसका भाई बी है, मान लेते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, मान लेते हैं। क्या है ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर की मेल्टिंग हुई है, मेल्टिंग होने के बाद अब कहाँ है, यहाँ पे ग्रेविटी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। अब ये छोटा भाई कह रहा है, भाई मुझे पानी क्यों दे रहे हो, है कि नहीं? कौन? बी कह रहा है। अब बी के अंदर जो क्षमता है वो है केवल 150 लीटर पानी को बियर करने की। और यहाँ पे पानी इकट्ठा होते होते कितना हो गया, 200 हो गया, मतलब 50 ज़्यादा हो गया। तो बी ने बोला भैया अब हम नहीं झेल पाएंगे, और बी अचानक से जाएगा फट, और फटने से क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा 200 लीटर पानी है यह एकाएक बहेगा, और बह के या तो किसी रिवर में जाएगा, रिवर का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा, या तो वहाँ जो आसपास का हैबिटेशन है वहाँ पे इम्पैक्ट कर देगा ये। क्योंकि ये मैंने 200 लीटर तो सिर्फ एग्जाम्पल के साथ बताया, पानी ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है एकाएक जब आता है। तो इसी को कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब आपका ग्लेशियर से बना हुआ लेक फट जाए, क्यों फट जाए, क्योंकि उसके बगल वाला जो माउंटेन है या ग्लेशियर है उस प्रेशर को बियर ना कर पाए, तो उसी को हम लोग कह देते हैं ग्लॉफ हुआ है यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ धराली में बताई जा रही है कि मे भी शायद ग्लॉफ हुआ होगा जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, बट स्टिल अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं पता है क्या कैसे हुआ है। रसुआ में ग्लॉफ बताया जा रहा है, हो सकता है जिसकी वजह से अचानक से डिजास्टर आई थी। तो ये मतलब होता है ग्लॉफ का और क्लाउड बर्स्ट का। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, आखिर हिमालयाज में इतने डिजास्टर्स आ क्यों रहे हैं? पहला रीज़न तो ये है कि हिमालयाज जो है बहुत ही यंग और अनस्टेबल माउंटेन है, और आपने नोटिस किया होगा जो हिमालयाज है वो है इंडियन और यूरेशियन प्लेट पे। ठीक है,
तो ये जब प्लेट्स जो होती हैं कोलाइड करती हैं आपस में, कोलाइड करने से क्या होता है, यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जब आपस में प्लेट कोलाइड करेंगी तो उससे क्या होगा, अर्थक्वेक बहुत आने के यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे। जब अर्थक्वेक के चांसेस बनेंगे तो यहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस भी होंगे, एवलांचेस के चांसेस भी होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे मेल्टिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ हिमालयन रीजन में इतने डिजास्टर देखने को मिलते हैं। फिर एक और रीज़न आता है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत ही स्टीप है। ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया ग्लॉफ में कि एक बड़ा भाई ए है, दूसरा भाई बी है, तो वो स्लोपी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्यों? अभी ऑब्वियसली पता है कि जब ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है। ठीक है, अब आपस में रगड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे राइज होगा हिमालयस, तो राइज होगा तो एक स्लोप तो बहुत शार्प होगा नहीं होगा। अगर वहीं पे हम लोग देखें साउथ इंडिया में तो वहाँ पे इतना शार्प या स्लोपी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार अगर कहीं पे हल्का सा भी अर्थक्वेक आया, कोलिजन हुआ किसी तरीके से, तो ये जो ज़मीन होती है हल्की सी फटती है लेकिन इसका प्रेशर आगे बहुत ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से एक बड़ी लैंडस्लाइड होती है। रेनफॉल, स्नो मेल्ट बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, ग्लेशियर लेक वो भी आपको मैंने अभी समझा दिया, ग्लोफ्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और एक और सबसे बड़ा कारण वो है डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन हिमालयन रीजन, जो हिमालयन स्टेट्स हैं स्टार्ट किया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से स्लोप बहुत ही, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उससे इरोजन या फिर जो उसकी बोलते हैं ना, वो पूरी तरीके से कटने लग जाता है अंदर से, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं डिजास्टर आने के। फिर एक सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज। हम नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, दुनिया में बहुत सारा डिस्कशन होता है, जैसे 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जहां पे कहा गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जाए, पेरिस एग्रीमेंट में कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। बट अब पॉइंट ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा तो एक्सट्रीम वेदर होंगे, जब एक्सट्रीम वेदर होंगे, जब गर्म होगा तो ओशन इन द सेंस जो ग्लेशियर है वो भी मेल्ट होगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो वो पिघल के ग्लेशियर क्या होगा, जाके किसी ना किसी नदी से तो मिलेगा, उस नदी का वाटर लेवल तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे आप प्रयागराज में देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है सिर्फ बारिश से हो जा रहा है वो, मतलब थोड़ी सी बारिश हुई ना गंगा नदी इतनी बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे से बहुत इंपैक्ट हो रहा है। राइट, तो ये एक बड़ा रीजन होता है क्लाइमेट चेंज, जिससे इतनी डिजास्टर्स हो रही हैं। अब एक चीज मैंने बोली, नदी में आकर के जब ग्लेशियर मेल्ट होगा, मेल्ट होकर नदी में मिलेगा तो उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो नदियों को आपको समझना होगा जो कि हिमालयन रिवर से या हिमालय से निकलती हैं। अब यहाँ नदियों का एग्जांपल देखो, हिमालयन से जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो कोसी रिवर बेटा आप देख रहे हो, ये वही है जैसे रसूआ डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको समझाया ना, देखिए ये यहीं से आपकी भोटे कोशी निकलेगी, फिर ये आके कोशी में बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही कोशी रिवर जिसे हम लोग सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि अचानक से बहुत बाढ़ आती है इसके अंदर में और पूरा पूरा डुबाने लग जाती है। तो इसका सीक्वेंस के ऊपर सवाल आया था यूपीएससी 2023 के अंदर। अब आपको समझ में आ रहा हो, कोसी, भोटे कोशी दोनों में है, तो कैसे रिलेवेंस आपको लेके चलना है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि मैं करंट के आर्टिकल को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं कि आपको उसकी इंटरकनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए, आपको समझ में आए कैसे स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करना है करंट के साथ, और कैसे करंट और स्टैटिक को मिला करके आपको पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्या है, ये चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th का है ये। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा नहीं मैंने एडवांस बना के दे दिया, बहुत ही सिंपल, मैंने सिर्फ स्नैप डाला है आपके लिए। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, अब जहाँ पे भी हो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या शो कर रही है, अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि क्या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं या नहीं होते, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ 2 सेकंड का समय, क्या होते हैं नहीं होते? तो बिल्कुल होते हैं। क्यों नहीं होंगे, मैंने वही तो बताया ना, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगी, मेल्टिंग बढ़ेगी, और जब मेल्टिंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग बढ़ने के साथ धीरे धीरे आपकी रिवर्स में भी पानी आएगा, है कि नहीं? तो ये तो एक मैंने सब्सिक्वेंट प्रोसेस बता दिया, बट सिंपल सी भाषा में अगर क्लाइमेट चेंज होगा या फिर वार्मिंग होगी तो वार्म होने से बर्फ तो पिघलेगी, तो क्या दोनों में रिलेशन नहीं है? बिल्कुल रिलेशन है, और इसी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, विच इज ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर। श्रिंकिंग मतलब जो हिमालयन ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल का एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हिमालयन ग्लेशियर बहुत श्रिंक हो रहे हैं। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन दोनों का हमें क्या रिलेशनशिप बतानी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप एक बार इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन आप ऐसे डालिए, हिमालयस को थर्ड पोल कहा जाता है जो कि मेजर ग्लेशियर को होल्ड करते हैं, जहाँ से कई रिवर जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र पास होती हैं। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर का रिट्रीट, उसकी जो हाइड्रोलॉजिकल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है वो बढ़ गई है, और इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फ्लड्स पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप किश्तवाड़ क्लाउड फर्स्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट का जो चिनाब बेसिन में हुआ है। वो चीज़ दिखाती है कि ग्लेशियर में श्रिंकेज मतलब अगर ग्लेशियर यहाँ पे इतना बड़ा और ये श्रिंक हो गया तो ये जो इतना एक्स्ट्रा है ये तो पिघल के पानी बनेगा ना, ये जो वाटर बनेगा कहीं ना कहीं जाकर तो डिजास्टर लेके आएगा। तो श्रिंक होने से ये एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना को और ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट बहुत डिवास्टेटिंग होता है। तो अब बॉडी में आप क्या करिए, एग्जांपल्स को लिखिए, ठीक है, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करिए। पहला, ग्लेशियर रिट्रीट और हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या है, ग्लेशियर जो छोटे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर का मास कम हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। अब मेल्ट होंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो आगे आने वाले का वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, सडन सर्ज होगी और जिसकी वजह से फ्लडिंग आने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एग्जांपल दीजिए। फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, ये भी आप दे सकते हैं, ग्लोफ का एग्जांपल। फिर इंक्रीज क्लाउड बस्ट वल्नरेबिलिटीज़, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वार्म एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करती है और उससे क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही हाई इंटेंसिटी पे रेनफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपका स्टीप हिमालयन टेरेन होता है, ठीक है। एक बार बस आप पढ़िए, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ें आपको अभी समझाई हैं। फिर डाउन स्ट्रीम सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मैंने अभी बताया हम लोग किस तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है। और जो आपका ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर है वो किस तरीके से काम करता है, जब आपका ग्लेशियर रिट्रीट करता है तो रिट्रीट कहीं ना कहीं इसका इंटरकनेक्शन आप मानसून से दीजिए कि हमारा मानसून भी अनस्टेबल है, रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, इससे डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी पूरे साउथ एशिया में चेंज होती है। फिर इसी को साथ कनेक्ट करके आप कंक्लूजन को दे देंगे, आंसर आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं इसी आंसर को एज इट इज़ फ्रेम करना है, आप अपनी भाषा में, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, आप अपनी भाषा में जो भी आपको समझ में आता है कि मुझे इस तरीके से लिखने में कंफर्टेबिलिटी है, आप ठीक उसी तरीके से लिखिए, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी के ऊपर। ये तो मैंने आपको वहां समझा दिया, सिर्फ और सिर्फ हिमालयस के ऊपर चल रहा था। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, क्या फ्यूचर में कुछ ऐसी डिजास्टर है जो हो सकती है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे सम्प प्रोजेक्ट का। सम प्रोजेक्ट क्या है, सम प्रोजेक्ट यहाँ पे ये आप अरुणाचल प्रदेश है, ये आप देख रहे हैं आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। आप अगर नोटिस करोगे ब्रह्मपुत्र यू टर्न ले रही है, ठीक है। यू टर्न क्यों ले रही है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयास में भी यू टर्न आता है और उसी यू टर्न को हम लोग कहते हैं सिंटैक्सियल बेंडिंग। अगर कहीं भी सिंटैक्सियल लिखा है, सिंटैक्सियल मतलब अचानक से मुड़ जाना, ठीक है। तो जब सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है हिमालयास की, तो रिवर भी आ रही होती है, जैसे यारलुंग सांगपो जो ग्लेशियर होता है तिब्बत में, वहां से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र, आकर यहाँ पे टर्न ले लेती है और टर्न लेके जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसका नाम होता है सियांग रिवर। क्या नाम होता है, सियांग रिवर। और यही सियांग रिवर आगे चल के एक दूसरी साइड से लोहित रिवर आती है और यहाँ पे मिल जाती है, और मिलने के बाद आसाम के पासी घाट में ये ब्रह्मपुत्र नाम से बहने लग जाती है, ठीक है। ये एक बेसिक मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बता दिया। अब पॉइंट क्या है, इस सियांग रिवर पे एक डैम बनाने की बात की है इंडिया ने, और उसके पीछे रीजन दिया है कि भाई साहब हम इस डैम को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चाइना ने इसकी अपर स्ट्रीम पे, मतलब अपर स्ट्रीम का कहने का मतलब है हम कहीं ना कहीं लोअर स्ट्रीम पे हैं, मतलब मान लो ये स्टेप्स होते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं जो चाइना है उसने यहाँ पे डैम बनाया है, ठीक है। और ये डैम का नाम क्या है, मेडॉक प्रोजेक्ट है। ये 60,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। चाइना ने कहा है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है, लेकिन इंडिया को इससे कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि ऊपर से मान लो ये रिवर बह रही है, यहाँ से इन्होंने इसको रोक दिया तो पानी नीचे आ ही नहीं पाएगा ब्रह्मपुत्र का, तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम भी एक डैम बना लें। तो कहीं ना कहीं सियांग रिवर पे, यहाँ सियांग रिवर पे हम भी डैम बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना ने कहीं पानी रोक दिया तो अगर हमारे पास डैम रहेगा, तो डैम का मतलब क्या होता है, बहते हुए पानी को रोक देना, और जब रोकेंगे तो जो पानी इकट्ठा होगा उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वॉयर, और उसी रिजर्वॉयर से हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फिर हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशंस होते हैं। जीएस पेपर 3 में पर्टिकुलर तरीके से ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था टाइप्स ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन, कैनल इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, ये सारे इरिगेशंस के टाइप हैं। तो ये जो रिजर्वॉयर है, ये रिजर्वॉयर जब बनता है तो यहाँ से हम लोग एक आर्टिफिशियल छोटे छोटे नाले बना देते हैं और वो पानी को पास करते हैं कहाँ पे, खेतों में। तो अगर इरिगेशन वर्ड है तो इरिगेशन आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती है जिसके माध्यम से हम लोग खेतों में पानी को पहुंचाते हैं। और अगर ये ना हो तो नेचुरल टेक्निक्स क्या होती है, जैसे भगवान या फिर आप जैसे जनरली लोग की मानता होती है कि नेचुरल तरीके से जब खेतों में पानी आए, जो कि रेन ही एकमात्र चीज होती है, ठीक है। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल तरीका पानी को पहुंचाना खेतों में। तो अब ये जो सियांग रिवर है, सियांग रिवर पे जब आपका ये रिजर्वॉयर बन जाएगा तो आप नोटिस करिए क्या होगा। ये आपको एक एग्जांपल ही मैंने समझाया था कि जब कभी हर एक जो लैंड का एरिया होता है उसके अंदर एक प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए कितना एरिया है, ये कहता है भाई साहब मैं केवल 2 kg वजन को सह पाऊंगा, इससे ज़्यादा करोगे मैं पिचकने लग जाऊंगा, यही होता है। तो अब सेम उसी तरीके से अगर एक इतना भारी मेडॉक प्रोजेक्ट बनाएंगे 60,000 मेगावाट का, तो क्या वो जो वाटर स्टोर होगा इतनी बड़ी मात्रा में, तो क्या जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे प्रेस नहीं होगा? सोच के देखिए, बिल्कुल प्रेस होगा। और जब प्रेस होगा तो क्या उससे डिजास्टर आने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? आप सोच के देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं। फिर वही सियांग रिवर पे अगर हमने वही सेम चीज़ की, हमने एक बहुत हम जो बना रहे हैं वो 11,000 मेगावाट का, 11,500 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक डैम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने पूरी प्रोटेस्ट भी हो रही कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख आदि ट्राइब के मेंबर्स को डिस्प्लेस करना होगा, 27 से 28 विलेजेस पूरी तरीके से डूब जाएंगे, यहाँ पे जो फार्म लैंड है, यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, यहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटीज सब की सब इम्पैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर गवर्नमेंट कह रही है स्ट्रैटेजिकली जरूरी है। ऐसा ना हो कि मान लो यहाँ पे ये हमने सीढ़ी बना रखी है, सीढ़ी इन द सेंस ये अपर स्ट्रीम चाइना का है, ठीक है। चाइना ने पानी रोक लिया तो पानी यहाँ आना ही बंद हो गया, तो सूखा ना पड़े। तो इस वजह से अगर कभी चाइना ने बंद किया तो हमारे रिजर्वॉयर में पानी रहे एटलीस्ट, ठीक है। इंडिया का ये है मानना, ठीक है। ये बेसिक तरीका है। और ये लोग कहते हैं भैया अगर ऊपर से अपर स्ट्रीम पे तो चाइना बना ही रहा है मेडॉक प्रोजेक्ट को, मेडॉक डैम को, तो वहां पे अगर उसने रोक भी लेगा तो हमें तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है ना, बहुत ही माइनस्कुल होगा। तो इस वजह से इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इस पर डिबेट भी चल रही है बहुत ज्यादा, बट पॉइंट इज कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं डिजास्टर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मैं अभी आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, बोलते हैं ना क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी डिजास्टर की। तो ये समझने के लिए मैं आपको एक डिजास्टर बताऊंगा, ठीक है। वो बताने से पहले आप देखिए यहाँ मैंने समझाया क्या है। ये हिमालयन है, ठीक है। यहाँ नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ पर्वत, यहाँ पे यू, इसी को सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं, ठीक है। इसी से कनेक्टेड सवाल 2011 में आया था। ब्रह्मपुत्र इरावरी मेकोंग रिवर पे तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, यू टर्न जो लेता है अपने कोर्स ऑफ फ्लो में इंडिया में, तो उस यू टर्न का रीजन क्या होता है? बहुत ही आसान सी भाषा में, अपलिफ्ट, सिंटैक्सियल, जियोटेक्टोनिक। तो आप बोल दोगे 2 इज द राइट ऑप्शन। मैंने अभी समझाया सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयास, राइट। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं एक स्टेप फर्दर लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ फ्यूचर की डिजास्टर के ऊपर। आज क्या है, 15 अगस्त है, क्योंकि मैंने अभी तक तो प्रेडिक्शन दी ही नहीं क्या हो सकता है, तो हमेशा हम प्रेडिक्शन पास्ट डेटा को लेके करते हैं। 15 अगस्त 1950 को आसाम के रीजन में अराउंड 7 से 7:30 बजे के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और ये अर्थक्वेक इतना ज़्यादा सीवियर था कि 7 से 8 मिनट तक शेकिंग हुई थी धरती पे। और ये केवल ऐसा नहीं कि आसाम में चल रहा था, पूरा साउथ एशिया में, म्यांमार का रीजन, चाइना का रीजन, फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन इम्पैक्ट हुआ था। कहाँ पे? मैंने कहा आसाम रीजन, ध्यान रखिए। क्यों आया? तो आप एक देखिए, जो मेडॉक प्रोजेक्ट और जो आपका सियांग बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? धरती को तो नहीं पता है भाई साहब, जो आपका लैंड है, जो आपकी प्लेट्स हैं, उनको नहीं पता ये इंडिया है वो चाइना। उनको सिर्फ एक चीज़ पता है, हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जो उनका एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये पूरा का पूरा सीस्मिक जोन के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं। और टकराने से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा। प्लेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट, मतलब ये प्लेट आपस में एक साथ लड़ेंगे। एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट जो दूर जा रही होती है। फिर होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पे आपस में ऐसे बोलते हैं ना साइड बाई साइड वो रगड़ती हैं। तो कोलिजन कंटिन्यूसली हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है कि आपस में इधर से यूरेशियन प्लेट, इधर से
आपका इंडियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतना पानी से दबाव पड़ेगा यहाँ पे, जो मेडॉक प्रोजेक्ट है, सियांग रिवर है, तो प्लेट्स के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा, तो चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा से यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी स्टार्ट हो। तो अगर दोबारा सीस्मिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये इम्पैक्ट करेगी रिवर के ऊपर, क्योंकि जब ये रिवर में आया था, जो आसाम में मैंने आपको बताया फ्लड आया था, ये जो अर्थक्वेक आया था, 1500 लोग अप्रॉक्सीमेटली मारे गए थे। और आसाम में क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर में इतनी फ्लडिंग हुई थी कि आसपास के पूरे गांव को डुबा दिया था। ठीक है, तो आज हम 15 अगस्त मना तो रहे हैं, तो आज से 15 अगस्त 1950 को ये इंसिडेंट हुआ था। इस समय पे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रिलेवेंट है। तो सेम चीज़ आज भी उठ रही है कि आज तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, हमारे पास जियोलॉजिकल डेटा है, तो क्या हम इसका यूटिलाइजेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये इस तरह से फ्यूचर इवेंट ना हो? क्योंकि हमें पता है हम आग में हाथ डाल रहे हैं, चाइना को भी पता है, इंडिया को भी पता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोन है। किसके प्रोन है? प्रोन ऑन दिस अर्थक्वेक, प्रोन टू डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स। तो इस वजह से रेलेवेंट है कि आप समझिए कैसे इसको कनेक्ट करना है अपने पेपर के लिए। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लगा होगा। मैंने काफ़ी ब्रॉड तरीके से समझाने की कोशिश की, उससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे आपको एक्चुअली में समझना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल साउथ अफ्रीका का नेशनल डायलॉग। पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वहाँ के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने क्या इनिशिएट किया है? नेशनल डायलॉग, मतलब हम लोग डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे नेशनल लेवल पे। किस चीज़ के ऊपर? हर एक सेक्टर को सोसाइटी के साथ लेके आएंगे और जो डिफरेंट नेशनल इश्यूज़ हैं, जो राष्ट्रीय दिक्कतें हैं, उन पे चर्चा होगी। क्या फोकस है? फोकस ये है कि साउथ अफ्रीका का जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसको दोबारा रीइमेजिन किया जाए। जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल, सामाजिक डिफरेंट चैलेंजेस हैं, कठिनाइयां हैं, उसको सही की जाए। ठीक है, की इश्यूज टू एड्रेस, पहला तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा है 30 ईयर्स से। अनएम्प्लॉयमेंट 30% एक्सीड हो चुकी है। क्राइम, करप्शन, गवर्नेंस कंसर्न, ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चल रहा है। कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, लास्ट डेकेड से, क्योंकि 1994 में थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन अभी भी ये प्रोग्रेस इतनी नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों की पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। ठीक है, बट अब जो नेशनल डायलॉग होगा तो वो इन सब इश्यूज को अच्छे से टैकल करने की बात करेगा। ठीक है, क्या डायलॉग का स्ट्रक्चर होगा? फेजेस में, मतलब एक बार में ऐसा नहीं पूरे नेशनल लेवल पे हो जाएगा। जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं तो वहाँ पे प्रोविंसेस हैं, तो वहाँ पे सारे सभी 9 स्टेट्स और 9 प्रोविंसेस में एक एक करके फेजेस फॉर्म में होगा। इन पर्सन वर्चुअल पार्टिसिपेशन होगा, और ये भी कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे कन्वेंशन होगा। अब ये तो साउथ अफ्रीका की बात थी। अब हम क्या सीख सकते हैं इस चीज़ से? पहली बात तो समझना बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो नेशनल डायलॉग है, इसका क्या बेनिफिट है? पहली बात तो इंक्लूसिव गवर्नेंस, इससे हर एक सेक्शन के पास एक ताकत मिलेगी अपनी आवाज़ उठाने की, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सिविक ग्रुप हो। सोशल कोहिजन, जो डिफरेंट रेस के, इकोनॉमिक के, या फिर डिफरेंट गैप्स जो हैं, लोगों को एक साथ मिलाएगा आकर के। जो लोगों में पोलराइजेशन है कि नहीं हम बड़े तुम छोटे, ये सारी चीज़ें हटेंगी और एक ओपन डिस्कशन होगा नेशनल डायलॉग में। ठीक है, ये बेनिफिट मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका के नेशनल डायलॉग के। फिर पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन होगा, जो की नेशनल कंसर्न्स हैं वो डायरेक्टली लोगों से देखे जाएंगे, लोगों के मुंह सुने जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए जाएंगे। जो इंस्टीट्यूशन है उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा, जिससे पब्लिक का फेथ दोबारा पॉलिटिकल लीडरशिप पे अच्छा हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आवाज़ उठाती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढंग से होगा। एक न्यूट्रल स्पेस प्रोवाइड होगा जिससे डिस्प्यूट जो डिफरेंट प्रिवेल करते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया क्या लेसन ले सकता है यहाँ से। पहला तो है स्ट्रक्चर्ड नेशनल डायलॉग मैकेनिज्म हमारे पास भी होना चाहिए। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे पीरियोडिक फॉर्मल फोरम्स हो, नेशन वाइड जो इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन हो। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है पहला तो इंटर स्टेट काउंसिल, पहला है जो कि आर्टिकल 263 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। फिर है जोनल, रीजनल जोनल काउंसिल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जोनल काउंसिल से ईस्टर्न जोनल काउंसिल, अभी 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल रिसेंटली हुई थी, जहाँ पे इंद्रापुरी रिजर्वायर के ऊपर डिस्कशन हुआ था। झारखंड ने बात बोली थी। और इंद्रापुरी रिजर्वायर किसके ऊपर बना है? सोन रिवर के ऊपर बना है। सोन रिवर क्या है? ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
ठीक है। तो ये क्या था, ये भी हमारे पास भी नेशनल लेवल डायलॉग है, बट अक्सर प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रिवेल करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नेशनल डायलॉग का मैकेनिज्म कर सकते हैं जिससे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डाइवर्स कर सकते हैं हम लोग। जो ऐसा है, ऐसा ना हो कि बस हम, जैसे अभी तक हमारे पास इंटर स्टेट काउंसिल है, वहाँ पे कौन भाग ले रहा है। जनरली देखा ये जाता है कि केवल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, ये पार्टिसिपेशन होता है। बट ऐसा नहीं होता कि स्पोर्ट्स, आर्ट, जुडिशरी, एकेडमिक, ग्रास रूट मूवमेंट आके पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो इंडिया लेसन ले सकते हैं कि हमें भी ऐसा एक बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से कर सकें। फिर आता है पीपल लेड प्रोसेस होना चाहिए। जो रूलिंग पार्टी, उसका डोमिनेंस ये ना हो कि रूलिंग पार्टी सब कुछ कर रही है, सिटीजन के एजेंडास को सेट करना होगा। डिजिटल और फिजिकल आउटरीच का सहारा लेना होगा कि जो एकदम छोटे से छोटा रिमोट एरिया है वहाँ पे भी प्रेजेंस पहुँचे, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जिससे रीच बहुत ही वाइड हो। अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं केवल नेशनल डायलॉग कर लिया, अगर नेशनल डायलॉग किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम जो बोले हैं उसको हम इतने समय में पूरा करेंगे। कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि अगर बोला गया है कि भाई साहब हमें ये एक्सपेंसेस जितने भी बताए गए हैं कि इतने एक्सपेंसेस लगेंगे, वो रीजनेबल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर बोला गया, हम चलो नेशनल डायलॉग हुआ, हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पे ये चीज़ बननी है, इसमें एक्स कॉस्ट लगेगी, तो ये एक्स कॉस्ट रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आपने बस नेशनल डायलॉग के नाम पे एक नेक्स्ट करप्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से करंट सिचुएशन में जो अफ्रीका में हो रहा है उससे हम सीख लेके इंडिया में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है वाटर हायासिंथ के ऊपर, उसकी मेनेस या उसकी दिक्कतें इंडिया में क्या है। पहली बात तो हम ये समझते हैं जो वाटर हायासिंथ है वो कॉलोनियल टाइम पे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि उसको एक सिर्फ शो के लिए प्लांट था वो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा दिखने में था तो उसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए लाया गया था। और लेकिन इसका ये हुआ इम्पैक्ट कि बहुत ही बड़े लेवल पे ये स्प्रेडिंग हुई इसकी, और इंडिया के जो वाटरवेज हैं वो हर जगह स्प्रेड हो गया वाटर हायासिंथ। अगर करंट देखा जाए 2 लाख हेक्टेयर ऑफ इनलैंड वाटर कवर करता है वाटर हायासिंथ। ठीक है, अगर पर्टिकुलर देखें तो केरला में जो वेम्बनाड लेक है वो बहुत ही सीवियरली इम्पैक्टेड है इससे। इससे होता क्या है, इससे एग्रीकल्चर, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब थ्रेटन हो जाता है, सब खतरे में आ जाता है। अब बोलो सर ऐसी है क्या ऐसा इसमें? उसमें ऐसा है आप, क्योंकि ये है, आप देखिए, आपने कई बार देखा होगा अपने घर के आसपास या कहीं भी देखा होगा, ये करते क्या है, ये अगर पानी है, पानी में इस तरह से फैल जाएंगे। पहली बात क्या होगा, पानी के अंदर जो एक्चुअल में फिशेज हैं, पानी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी। पहली चीज़, सनलाइट नहीं पहुंचेगी तब क्या इम्पैक्ट होगा, उनके पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा। फिर क्या करते हैं ये लोग, मतलब इनके इम्पैक्ट बहुत ब्रॉडर लेवल पे होते हैं। अगर देखा जो पैडी फार्मर्स हैं तो उनको दिक्कत क्या होती है कि इरिगेशन चैनल में हो जाते हैं अक्सर। इरिगेशन चैनल मतलब अगर ये एक नाला है, नाले में फैल गए हैं तो पानी पास ही नहीं होगा, पानी को रोक देते हैं ये, ठीक है, पानी के फ्लो को स्टॉप कर देते हैं। तो पानी का जब फ्लो रुक जाएगा तो उससे क्या होगा, खेतों में पहुंच ही नहीं पाएगा पानी। ये एक रीज़न है। जो फिशरमैन होते हैं, अगर ये एक लेक है जहाँ पे फिशिंग होती है, इस पर पूरा वाटर हायासिंथ आ जाएगा तो फिशरमैन को फिश ही नहीं कर पाएंगे ना, फिशिंग नहीं हो पाएगी ढंग से। इससे क्या होगा, जो नेट्स हैं, बोट्स हैं, सब डैमेज हो जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, सनलाइट नहीं जाएगी, ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है सफोकेट होने लगती है, क्योंकि ऊपर से ये पूरा क्या करते हैं, उसको वो पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर लेते हैं, ये कंप्लीट आपका वाटर हायासिंथ। क्लाइमेट इम्पैक्ट भी होता है, अगर जो आपके डिकेइंग प्लांट्स हैं वो मीथेन को एमिट करते हैं और वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। अगर यहाँ पे पूरे के पूरे लेक में ये स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड होने के बाद नीचे इसके जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म, सब मर जाएंगे। मरने से क्या होगा, वो मीथेन को रिलीज करेंगे, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करेगा। और अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट होगा तो इससे आगे आने वाली डिजास्टर भी बढ़ेगी। और डिजास्टर को कनेक्ट करिए कौन सा, जो मैंने आपको अभी समझाया, हिमालयास के ऊपर कंप्लीट। ठीक है, चलो अब करंट चैलेंजेस क्या है। करंट चैलेंजेस पहले तो ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ढंग से नहीं लेता है, फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एग्रीकल्चर में ही प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में आपका कौन देखेगा, अलग मिनिस्ट्री, फिशरी में भी है, एनवायरमेंट में भी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं भैया कौन वाटर हायासिंथ को हटाएगा। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जिम्मेदारियाँ बहुत ही डिवाइडेड हैं। फिर जो एफर्ट्स हैं सबकी तरफ से बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही कम एफर्ट्स हैं।
और साथ ही साथ जो नेशनल पॉलिसी है, एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट कर रही है कि एक सिंगल अकाउंटेबिलिटी हो कि भैया इस चीज़ के लिए ये एक जिम्मेदार है। अगर फिशरी के ऊपर तो बोलेंगे फिशरी डिपार्टमेंट इसमें जिम्मेदार है, एनवायरमेंट में होगा तो बोलो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, एग्रीकल्चर में होगा तो कोई और जिम्मेदार है। तो एक सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से चैलेंज और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अब अगर देखा इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, ठीक, क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा फ्रेमवर्क के ऊपर चलता है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप क्वेश्चन में अपने आंसर के पॉइंट्स को फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्रेम करना आ गया देन इट मीन्स कि आप अच्छे तरीके से पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं और उन्हीं पिक किए हुए पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। तो पहला ये है कि उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल जहाँ पे ये हैं, वहाँ पे इस वाटर हायासिन जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स, बैग, बास्केट, फर्नीचर ये सब बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका यूज़ हम कर सकते हैं बायोफ्यूल्स में, कंपोस्ट में, टेक्सटाइल्स में। मतलब अगर हम हटा रहे हैं तो हटा करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल या जो आपकी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से हों। ये ना हो कि भैया हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं बैग बनाने के लिए, तो इसका यूज़ हो सकता है, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। अगर वे फॉरवर्ड देखा जाए तो एक नेशनल पॉलिसी सबसे पहले आनी चाहिए जो कि रीजन स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करे। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए और वो बेस्ड होनी चाहिए साइंटिफिक और लोकल नॉलेज के ऊपर। पार्टनरशिप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के बीच होनी चाहिए कि भैया कौन इसका जिम्मेदार है, कैसे हमें इस मिनिस को या इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। ठीक है, जो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक, क्लाइमेट इश्यूज, उस सब को बोलते हैं ना, सिर्फ ये फोकस नहीं करना है कि बस हम एक वीड को रिमूव कर रहे हैं, वो एक ब्रॉडर फोकस होना चाहिए कि ये चीज़ आगे आने के समय में भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हो सकती हैं जिससे प्रॉब्लम हो, तो हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड और इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। 2018 में क्वेश्चन आया, व्हाई इज द प्लांट प्रोसोपिस जूलीफेरा ऑफन मेंशन्ड इज इन न्यूज़। ठीक है, अब देखो ये आपने अक्सर देखा होगा, अपने गांव में आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं तो पक्का देखा होगा इस चीज़ को। ये क्या है, ये भी एक एलियन स्पीशीज़ है, इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ठीक है, ये क्या होती है, जहाँ भी होती है बहुत बड़ी मात्रा में फैलते हैं लोग। तो इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स, इट टेंड टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रोस। आप समझ रहे हो, वाटर हैसिन भी तो सेम काम करता है ना, दिमाग लगाइए। तो क्या नेक्स्ट बार वाटर हैसिन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इस वजह से ध्यान रखिए आपको समझना कैसे है चीज़ों को। ठीक है, ये तरीका होता है करंट को आप कनेक्ट करिए PYQ के साथ, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।